Hello guys, good morning everyone. Welcome back to my channel. Today I will discuss about it फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर का मैनेजमेंट कि जो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर है उसका मैनेजमेंट किस तरीके से करना चाहिए। कोई पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन होता है ट्रू लेबर पेन के साथ और जो उसका जो फर्स्ट स्टेज है उसको किस तरीके से मैनेजमेंट करेंगे उस बारे में मैं आपको डिस्कस कराऊंगा और फुल डिटेल्स में मैं आपको बताऊंगा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए और ये जो स्टेज है कब कितने घंटे का होता है क्या क्या होता है। जैसे कि मैंने आप सबको बता दिया है कि जो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर है वो स्टार्ट होता है ट्रू लेबर पेन से लेकर फुल डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स तक ये प्रोसेस है वो चलती है। और जैसे इसमें हमें वेट एंड वॉच करना चाहिए कि जो पेशेंट हमारे पास आया है हमें उसकी नॉर्मल प्रोसेस जो नेचुरल प्रोसेस है उसका वेट एंड वॉच करना चाहिए कि जो नेचुरल प्रोसेस है वो जैसे जैसे बढ़ेगा उस तरीके से ही उसको बढ़ने देना चाहिए। हमें मेडिसिन दे के उसकी उस चीज़ को बढ़ाना इट्स नॉट ए गुड्स बट अगर हम उसको नेचुरली जो उसका प्रोसेस है प्राकृतिक जो प्रोसेस दिया है उसका वॉच करना चाहिए। एंड फिर हमें इस दौरान 3 चीज़ों का मेन ध्यान रखना चाहिए जैसे कि हमें मदर की जो स्टेटस है मदर की जो वाइटल्स हैं मदर की जो कंडीशन है उसका ध्यान रखना चाहिए, जो फीटस है जो उसकी कंडीशन का ध्यान रखना चाहिए और प्रोग्रेस ऑफ लेबर का हमें ध्यान रखना चाहिए। तीन चीज़ होती है इसमें मदर फीटस एंड प्रोग्रेस ऑफ लेबर। जैसे पेशेंट आया उसका पीवी एग्जामिनेशन करो कि जो वेजाइनल जो सर्वाइकल्स है जो सर्वाइकल्स है कितना ओपनिंग है यानी बच्चेदानी में कितना मुंह खोल रखा है वो देखना पड़ेगा कि कितना है। उसके हिसाब से अगर वो 10 सेंटीमीटर से बिलो है 10 सेंटीमीटर के आसपास है तो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में है तो उसमें हमें क्या करना चाहिए कि पेशेंट के जितने भी पेशेंट के वाइटल्स हैं बीपी है पल्स रेट है टेम्परेचर है सेचुरेशन है वो रिकॉर्ड करने चाहिए बाई चार्टिंग के द्वारा और यूरिन आउटपुट रिकॉर्ड करना चाहिए पेशेंट का यूरिन आउटपुट कितना है। एंड पेशेंट की जो पहले प्रीवियस हिस्ट्री है कोई बीपी है शुगर है या पेशेंट थायराइड से सफ़र कर रहा है वो चीज़ें रिकॉर्ड करनी चाहिए या प्रीवियस पहले कोई ऑपरेशन तो नहीं हो रखा है पेशेंट का। एंड पेशेंट के जो LMPA लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड्स कब आए थे एंड पेशेंट के कितने पहले बच्चे हैं कौन सा डिलीवर्ड है और पहला बच्चा जो ऑपरेशन से हुआ था या नॉर्मल डिलीवरी हुई थी ये सारी ऑब्स्टेट्रिक एंड गाइनो की जो उसकी हिस्ट्री है सारी रिकॉर्ड करनी चाहिए। एंड पेशेंट की जो ब्लड रिपोर्ट्स हैं जिसमें हीमोग्लोबिन देखना चाहिए अगर हीमोग्लोबिन की कमी तो नहीं है पेशेंट हमें एनीमिक तो नहीं है पेशेंट को अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की रिक्वायरमेंट पड़ी तो उसके लिए हमें ब्लड ग्रुपिंग का भी ध्यान रखना चाहिए उसकी इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। एंड वायरल मार्कर्स कराना चाहिए जैसे हेपेटाइटिस बी है HCV है HIV है एंड ये सब चीज़ें हमें रिकॉर्ड करना चाहिए एंड एडवाइस करना चाहिए। दूसरा जो फीटस है जो बच्चा है उसकी जो हार्ट रेट है वो चेक करना चाहिए बाय डॉपलर से। एंड प्रोग्रेसिव हमें उसका जो डिलीवरी की जो प्रोसेस है वो कितना बढ़ा है आगे की तरफ बढ़ रहा है कि उसका रिकॉर्ड करना चाहिए। एंड ये चीज़ें मेन फोकस होना चाहिए हमारा इन चीज़ों पे। और दूसरा जो फीमेल्स है उसके वाइटल्स को प्रॉपर मैनेज करना चाहिए बाय चार्टिंग के थ्रू। एंड पेशेंट को साइकोलॉजिकली या स्ट्रेसफुली सपोर्ट करना चाहिए कि उसकी वजह से क्या होता है कि जो पेशेंट होते हैं खुद ये सोचने लगते हैं कि उसकी डिलीवरी कैसे होगी कैसे नहीं होगी क्या होगा आगे चल के वो थोड़ा नर्वस हो जाते हैं स्ट्रेस लेती हैं और जो उनका साइकोलॉजिकल स्टेटस वो गड़बड़ा जाता है पेशेंट अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं करती तो पेशेंट को कंफर्टेबल फील कराना चाहिए पेशेंट को सपोर्ट करना चाहिए साइकोलॉजिकली। उसमें उसका हस्बैंड हो या उसके पेरेंट फैमिली मेम्बर कोई भी उसके साथ रहना जरूरी है क्योंकि जो जिस पेशेंट के साथ में उसका फैमिली मेम्बर साथ में रहते हैं तो उससे क्या हो उसकी जो विल पावर है वो इंक्रीज हो जाती है और डॉक्टर्स को और नर्स स्टाफ को कंटिन्यूटी उनके साथ बना के रखनी चाहिए एज ए फ्रेंड सर्किल की तरफ इस तरीके से रहना चाहिए क्योंकि उसका जो साइकोलॉजिकल स्टेटस है उसको इंक्रीज करना है पेशेंट का। उससे अगर उसका साइकोलॉजिकल जो स्टेटस है ये स्ट्रेस ले रही है पेशेंट तो उससे उसकी टैकीकार्डिया हो सकती है यानी पल्स रेट बढ़ सकती है
और पेशेंट्स के जो एड्रिनल हार्मोन्स होता है उसका सिक्रेशन ज़्यादा होगा। अगर उसका सिक्रेशन ज़्यादा होगा तो वो एड्रिनल हार्मोन्स ज़्यादा सिक्रेट होंगे और वो बीटा रिसेप्टर्स है उसको स्टिमुलेट करेगा, उसके यूट्रस के जो बीटा रिसेप्टर्स है उसको स्टिमुलेट करेगा और उसकी वजह से जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है, यूट्रस का जो कॉन्ट्रैक्शन है वो डिमिनिश हो जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा और उसकी वजह से फिर जो डिलीवरी है वो डिले हो सकती है। वो आगे का जो उसको प्रोसेस है, जो प्रोग्रेस ऑफ लेबर है वो डिक्रीज होगा, उसका टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाएगा। इसीलिए पेशेंट को एडवाइस करना चाहिए कि सपोर्ट करना चाहिए हर तरीके से। एंड मेन चीज़ है कि पेशेंट का जो मेम्ब्रेनस स्टेटस है वो भी चेक करना चाहिए कि पेशेंट की जो मेम्ब्रेन है वो तो रप्चर नहीं है। उसको देखने के लिए हम एक टेस्ट करते हैं, जिस टेस्ट को नाइट्रोजिन कहते हैं, वो टेस्ट करना चाहिए। उसमें एक पेपर आता है, पेपर कार्ड आता है, पेपर कार्ड के ऊपर जो वेजाइनल डिस्चार्ज होते हैं उनको कलेक्ट करके उस पेपर चार्ट के ऊपर डालते हैं। अगर उसका कलर ब्लू कलर का हो गया तो समझो कि मेम्ब्रेन है जो रप्चर है, और अगर उसका जो कलर से ब्लू कलर का नहीं हुआ तो समझो कि मेम्ब्रेन रप्चर नहीं है। अब इसमें हमें एम्बुलेशन कराना है। अगर मेम्ब्रेन रप्चर नहीं है तो हमें एम्बुलेशन कराना है, पेशेंट को वॉक कराना है। जितना पेशेंट वॉक करेंगे उतना बेनिफिशियल होगा, उससे उसका जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है वो बढ़ेंगे और पेशेंट के जो डिसेंट प्रोसेस है फीटस की वो बढ़ेगी, बच्चा डिसेंट प्रोसेस की तरफ आएगा और जो स्ट्रेस है वेजाइना के ऊपर वो कम हो जाएगा, प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा। और जो वॉकिंग से क्या होता है कि पेशेंट का जो डिलीवर प्रोसेस है वो कम हो जाएगा, मतलब डिलीवरी जल्दी होने के मोर चांस होते हैं। पेशेंट गुड फील करता है, पेशेंट को एक्सेसिव पेन भी नहीं होता उस कंडीशन में, तो हमें वॉकिंग कराना चाहिए, एम्बुलेशन बोलते हैं उसको। और अगर मेम्ब्रेन रप्चर हो गई है पेशेंट की तो हमें पेशेंट को एडवाइस करना चाहिए कि बेड रेस्ट के लिए और लेटरली पोजीशन। अगर सुपाइन पोजीशन करेंगे तो उसमें जो बीपी है वो डाउन हो सकता है पेशेंट का, इसलिए हमें लेटरल पोजीशंस में पेशेंट को रखना पड़ता है, जिससे पोजिशनल हाइपोटेंशन बोला जाता है। इसीलिए हमें लेटरल पोजीशन में पेशेंट को एडवाइस करना चाहिए लेटिए, क्योंकि उसका मेम्ब्रेन रप्चर है। उस कंडीशंस में पेशेंट को रेस्ट कराना इज बेस्ट है देन द वॉकिंग, एम्बुलेशन नहीं कराना है। और फिर देखते हैं अपन बाउल एंड जो यूरिनरी ब्लैडर है वो एम्प्टी होना चाहिए दोनों, बाउल्स एंड यूबी यूरिनरी ब्लैडर। अगर यूरिनरी ब्लैडर एम्प्टी होगा तो उससे क्या होगा कि जो बेरिंग डाउन डिफॉल्ट है पेशेंट का इजीजर होगा, जैसे बेरिंग डाउन डिफॉल्ट करेगा पेशेंट यूरिन पास आउट नहीं होगा। बहुत से पेशेंट जैसे एफर्ट्स करते हैं ड्यूरिंग लेबर तो कभी कभी स्टूल भी पास आउट हो जाता है। उससे क्या होता है कि जो हाइजीन किया हुआ है वल्वा वेजाइना जो पार्ट है वो इन्फेक्टेड हो जाएगा, इन्फेक्टेड हो जाएगा और उसकी वजह से जो बच्चा है वो कॉन्टामिनेटेड होगा एंड उससे इन्फेक्शन के मोर चांस होते हैं। इसीलिए पेशेंट को एडवाइस करना चाहिए कि वो बाउल्स एंड ब्लैडर्स एम्प्टी करें। अगर पेशेंट का यूरिनरी ब्लैडर फुलफिल है तो उससे जो डिलीवरी है उसमें दिक्कत होती है कि जो पेन्स हैं वो कम हो जाते हैं। इसीलिए उसका होना एम्प्टी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे प्रेशर होता है यूरिनरी ब्लैडर के उस पर ओपनिंग पर। देन अगर उसका मेम्ब्रेन रप्चर है तो पेशेंट को बेड साइड में यूरिनेशन के लिए एडवाइस करेंगे। अगर मेम्ब्रेन रप्चर नहीं है तो पेशेंट को टॉयलेट के लिए बोलेंगे ड्यूरिंग वॉकिंग। एंड और अगर पेशेंट बेड साइड के लिए यूरिनेशन के लिए डिफिकल्टी फील करता है या सेम फील करता है, कर नहीं पाता, उसके लिए हम कैथेटराइजेशन करना जरूरी है। लेकिन हमारा मेन जो मकसद है वो है यूरिनरी ब्लैडर को एम्प्टी करना। एंड फिर अपन उसमें फिर देखते हैं कि उसके न्यूट्रिशनल स्टेटस चेक करते हैं कि पेशेंट का जो न्यूट्रिशनल, जैसे कभी कभी ऐसा होता है 5 से 6 7 8 घंटे लग जाते हैं इस प्रोसेस में, तो उसमें हमें पेशेंट को हेवी फूड नहीं देना है, पेशेंट को अवॉइड करना है कि हेवी फूड नहीं लेना है। उससे क्या होगा कि उससे गैस्ट्रिक कंटेंट ज़्यादा बढ़ेंगे, गैस बढ़ेगा, गैस की वजह से नोज़िया वोमिटिंग पेशेंट को हो सकता है। इसीलिए अगर देना है तो न्यूट्रिशन के लिए हमें स्मॉल क्वांटिटी में फ्रूट देना है, जैसे जूस है एंड ये टी है या ड्राई बिस्कुट वगैरह है या टोस्ट हैं, ड्राई टोस्ट हैं, वो अपन को एडवाइस करना है स्मॉल क्वांटिटी में या सिप ऑफ वाटर। इससे उसकी जो न्यूट्रिशन कैपेबिलिटी है वो मेंटेन रहेगी और पेशेंट
को गैस्ट्रिक का जो मोर चांस है वो कम हो जाएंगे उस कंडीशन में, और पेशेंट डिहाइड्रेट नहीं होगा। अगर लग रहा है कि पेशेंट के यूरिन आउटपुट कम है, यूरिन आउटपुट कम है, तो उस कंडीशन में हमें पेशेंट को फ्लूइड देना है। फ्लूइड में भी डेक्सट्रोज 5% या मतलब RL देना है, रिंगोलैक्टेट। उसकी वजह से उसका जो डिहाइड्रेट प्रोसेस है वो उसका मेंटेन रहेगा और डिहाइड्रेशन नहीं होगा पेशेंट। फिर उसका हम देख लेते हैं कि जो अगर पेशेंट को पेन हो रहा है, तो पेन की कंडीशंस में पैथेटिक एक इंजेक्शन आता है जिसको 50 mg या 100 मिलीग्राम को होता है, उसको हम IM रिपीट कर सकते हैं पेशेंट को ड्यूरिंग सीवियर पेन, अगर पेशेंट को सीवियर पेन होता है। ये चीज़ें अपन रिपीट कर सकते हैं, और पेशेंट की जो मेंटलिटी है उसको साइकोलॉजिकली सपोर्ट करना है। और ये अपना जो प्रोसेस है थर्ड स्टेज और सेकंड जो अपना ये प्रोसेस है फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर का मैनेजमेंट है, वो यहाँ आगे कंप्लीट हो जाता है। तो देन फिर मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि सेकंड स्टेज ऑफ लेबर का जो मैनेजमेंट वो किस तरीके से होता है ना। तो आप आज के लिए इतना काफ़ी है दोस्तों, थैंक यू।